सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवन तिवारी, सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है भूमंडलीकरण। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भूमंडलीकरण है क्या, और भूमंडलीकरण को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। भूमंडलीकरण को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि भूमंडलीकरण को कैसे हम परिभाषित करें। तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है। मूलतः हम ये देखते हैं कि भूमंडलीकरण सबसे पहले जो प्रभाव करता है वो अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव करता है, और अर्थव्यवस्थाएं किसी भी राज्य की रीढ़ होती हैं, और राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को जब ये प्रभावित करता है तो उसके बाद राज्य में जितने उसके तत्व हैं उनको भी ये धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेता है। चाहे वो उसकी राजनीति हो, चाहे वहाँ का श्रम हो, चाहे वहाँ की तकनीकी हो, चाहे वहाँ का व्यापार हो, चाहे वहाँ की बाज़ार व्यवस्था हो, या किसी भी तरीके का कोई भी तत्व राज्य का हो, भूमंडलीकरण उसको पूरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी पूंजी और मानवीय पूंजी से यहाँ आशय यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन। यानी जो मानवीय पूंजी है, जो मानवीय श्रम है, वो भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते। अर्थशास्त्रियों ने भूमंडलीकरण के 4 अंग माने। उन्होंने कहा कि भूमंडलीकरण सबसे महत्वपूर्ण व्यापार में जो अवरोध है उसको कम करता है। दूसरा, राज्यों की पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रभाव हो सके, इसके लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है भूमंडलीकरण। यानी राज्यों की जो पूंजी है वो पूरे विश्व में जब हम बाज़ार को खोलते हैं तो उस पूंजी का, उसकी जो व्यवस्था है, पूंजी की जो व्यवस्था है, उसका हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। ये भूमंडलीकरण ने इसको करके भी दिखाया। भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव पूंजी पर भी पड़ा, और तकनीकी का प्रयोग, जो इसका तीसरा पॉइंट है। तकनीकी का प्रयोग से मतलब है कि विश्व की तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो तकनीकी से जुड़ी, और तकनीकी से जुड़ने के बाद जो आदान प्रदान की प्रक्रिया थी, जो संचार की प्रक्रिया थी, वो इतनी आसान और सरल हो गई जिससे कि विश्व के तमाम देश एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की राजनीतिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनका जो है एकदम सारी चीज़ें आसान हो गई। और इसका जो चौथा जो कारण है वह है विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रभाव हो सके। यानी विश्व के जब बाज़ार खुले, भूमंडलीकरण की व्यवस्था ने जब पूरे विश्व की बाज़ार को खोला, या विश्व के देशों ने भूमंडलीकरण को स्वीकार किया, तो जो श्रम था, जो काम करने वाले लोग थे, वो केवल एक देश तक सीमित न होकर दुनिया के अन्य देशों में भी उन्होंने अपने काम को, अपने श्रम को, और उस के आधार पर वो दुनिया के तमाम देशों में उन्होंने अपनी प्रतिभागिता का निर्वहन करना शुरू कर दिया। अगर विद्वानों की माने तो बार वर्ल्ड ने भूमंडलीकरण को एक विश्व के रूप में परिभाषित किया। ये महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। एक विश्व के रूप में जब हम कहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक विश्व कहा इसे। और मैक्लुहान ने भूमंडलीकरण को ग्लोबल विलेज कहा। आज देखिए, जो हम आम बोलचाल की भाषा में हम जब कह रहे हैं ग्लोबल विलेज, तो ये एक भूमंडलीकरण का सबसे सरल और सहज नाम हो गया है। मैक्लुहान ने भूमंडलीकरण को सबसे पहले ग्लोबल विलेज कहकर पुकारा। डेविड हेल्ड ने भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए कहा
कि विश्व के किसी भी स्थान के लिए जाने वाला निर्णय या किसी भी स्थान पर लिया जाने वाला जो निर्णय, विश्व में कोई भी स्थान हो, कहीं पर भी अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय जो है पूरे विश्व को प्रभावित करता है। साथ ही यह राष्ट्र राज्य से परे सामाजिक संबंधों का भी निर्माण करता है। यानी क्या है कि जो भी निर्णय विश्व के किसी भी पटल पर लिया जा रहा है, किसी भी देश में लिया जा रहा है, वो दुनिया के तमाम राज्यों को प्रभावित करता ही करता है। ये भूमंडलीकरण की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में भी हम देखते हैं इसको। दूसरी बात यह है कि संचार माध्यमों के प्रभाव ने भौतिक दूरियों को कम करने का काम किया, जिससे सामाजिक बाधाओं में कमी आई और सांस्कृतिक आदान प्रदान को महत्व मिला। पूरे विश्व का कल्चर जो आज हम देख रहे हैं वो भूमंडलीकरण के कारण ही हम तक पहुंचा है कि हम आज दुनिया के तमाम जो देश हैं जिनके हम सांस्कृतिक गतिविधियों से अनजान थे, अनभिज्ञ थे, उनको आज हम अच्छी तरह देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उन संस्कृतियों को, और अपनी संस्कृतियों को उनके सामने हम जो है प्रस्तुत करना या देना या उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्र राज्यों की नीतियों का नियंत्रण व निर्धारण वैश्विक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। यानी जो राष्ट्र राज्य हैं, दुनिया के तमाम जो राज्य हैं, उनको भी भूमंडलीकरण ने प्रभावित किया और उनमें जो भी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक घटनाएं हो रही हैं या आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, उनको कहीं न कहीं पूरी तरीके से भूमंडलीकरण ने प्रभावित किया और वैश्विक आधार पर ये तय किया कि विश्व के एक पटल पर जो भी निर्णय लिया गया उसमें सारे लोग, विश्व के तमाम लोग जो उसमें सहभागिता कर रहे हैं, उसके प्रभाव से वो वंचित नहीं रह सके। अब हम इसकी जो प्रभाव है उसको हम एक बार और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को वैश्विक आदान प्रदान मिलता है। यानी व्यवस्थाओं को, जो वैश्विक आदान प्रदान व्यवस्थाओं का होता है, उसके लिए बाज़ार, जैसे कि अभी मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि बाज़ार खुलता है तो उससे केवल व्यापार ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं भी एक दूसरे के साथ साझा होने की प्रक्रिया होती है। और भूमंडलीकरण से देश की सीमाओं में बधी न होकर, यह प्रक्रिया देश की सीमाओं में बधी न होकर संपूर्ण बाजार को, संपूर्ण विश्व में साझेदारी को न्योता देती है और संपूर्ण विश्व अपने बाजारों को खोलकर एक दूसरे के लिए व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रियाओं के आदान प्रदान के अवसर देते हैं। ये भूमंडलीकरण की सबसे बड़ी विशेषता है और उसका प्रभाव भी है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पहलू है इसका, वो है कि आधुनिक समय में ये अवधारणा ये जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है, ये आधुनिक समय में ये अवधारणा 1960 के दशक से चर्चा में आए, जब कैनेडियन साहित्य के आलोचक मार्शल लोहान ने वैश्विक ग्राम शब्द को लोकप्रिय बनाया था। तकनीकी और संचार माध्यमों के विस्तार के साथ यह प्रक्रिया और तीव्र हो गई। अब दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि शीत युद्ध के समय भूमंडलीकरण की तीव्रता में कमी आई और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई और भारत भी इस वैश्विक ग्राम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। देखिए, 91 में जब हम ये देखते हैं, 1991 में जब भूमंडलीकरण अपना प्रभाव पूरे विश्व में छोड़ रहा था, तो विश्व के तमाम देश भूमंडलीकरण को स्वीकारने लगे थे। तो उसमें भारत भी
भूमंडलीकरण को स्वीकारने में तत्परता दिखाता है और आगे आता है और एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में बनता है, जिससे भारत के तमाम आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हम आगे चल के देखते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी वैश्विक प्रक्रिया पूरे विश्व समाज को प्रभावित करती है, लेकिन उसी प्रकार भूमंडलीकरण ने भी वैश्विक प्रभाव डाला। अब प्रभाव किस में डाला? इस वैश्विक प्रभाव से विचारों में परिवर्तन आया, इस वैश्विक प्रभाव से पूंजी में परिवर्तन आया, इस वैश्विक प्रभाव से व्यक्तियों में परिवर्तन आया और इस वैश्विक प्रभाव से वस्तुओं में परिवर्तन आया। और भूमंडलीकरण ने जो वैश्विक प्रभाव डाला उससे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण तत्व थे राज्यों के, उनको भी प्रभावित करना शुरू किया। इसके कुछ प्रभाव सकारात्मक रहे तो कुछ नकारात्मक भी रहे। भूमंडलीकरण के सामाजिक प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी व स्थायी हैं, इनका सबसे ज़्यादा रहा। अब हम आगे इसकी बात भूमंडलीकरण की विशेषताओं पर हम थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, भूमंडलीकरण की इस प्रक्रिया ने पूंजी व मुद्रा पर लगे नियंत्रण को समाप्त कर दिया। जिस तरह की पूरे विश्व में ये एक प्रचलित प्रक्रियाएं थी पूंजी को लेकर कि पूंजी जो है वो एकदम जो मुक्त अर्थव्यवस्था थी वो मुक्त अर्थव्यवस्था न होकर बंद अर्थव्यवस्था थी, जैसा कि भारत में भी हम देखते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था का पूरा जो चरित्र था इस भूमंडलीकरण ने बदला और वैश्विक स्तर पर बदला। तो इसने विश्व में जो मुक्त अर्थव्यवस्था को जन्म देने का काम किया और 1991 के बाद भारत में भी अपनी जो उनकी बंद आर्थिक प्रणाली भारत की थी उसे बदलकर विश्व व्यापार के लिए भारतीय द्वार खोले और मुक्त आर्थिक व्यवस्था का वैश्विक समर्थन कर दिया। और यहीं से भारत की पूरी व्यापारिक जो व्यवस्थाएं थी, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, इधर इवन जो अभी हम पहले पूर्व में बात कर चुके हैं कि जो श्रम था, श्रम को एक नई दिशा मिली और उस नई दिशा ने वैश्विक स्तर पर लोगों के लिए दरवाजे खोले। विश्व के सभी देशों का ये मानना था कि मुक्त बाजार व व्यापार व्यवस्था देश के विकास में वृद्धि में सहायक होगी, निर्धनता में कमी आएगी और इससे जो विकासशील देशों का कल्याण होने की संभावना है। और ऐसा उनका मानना था कि अगर भूमंडलीकरण को सकारात्मक रूप से स्वीकारा जाए तो निश्चित तौर पर विकासशील देशों को कल्याण होगा और विकासशील देश विकसित देशों की ओर अग्रसर होने का उनको मौका मिलेगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया गया। अर्थव्यवस्था को बाजार उपलब्ध कराने के लिए IMF और विश्व बैंक की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया। श्रम बाजार अंतर्राष्ट्रीय हो गया और करोड़ों व्यक्ति रोजगार की दृष्टि से एक दूसरे देशों से प्रभावित होने लगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि एक दूसरे देशों का जो श्रम था, जो वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्सेस थे, जो वहाँ के प्रत्येक देश के जो व्यक्ति थे जो किसी न किसी क्षेत्र में जो है सिद्ध थे या किसी क्षेत्र में वो विशेषता रखते थे, उन्होंने अपनी विशेषताओं को, अपनी इस शैक्षिक गुण को दूसरे देशों में भी आजमाने की कोशिश करी और उनको ऐसा मौका मिला भी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने व्यापार, तकनीकी एवं सेवा के क्षेत्र को सरल और सस्ता बना दिया। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया और इसीलिए देखिए, जब कंप्यूटर और इंटरनेट आया तो देखा कि पूरी दुनिया की सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, आप जैसे जो चाहें, आप अगर राजनीतिक गतिविधियों को लेना चाहें, आप व्यापारिक गतिविधियों को लेना चाहें, आप साइंस और तकनीकी को लेना चाहें, आप जो भी दुनिया में जो घटनाएं हो रही हों उनको आप एक कंप्यूटर के माध्यम से एक छोटे से घर पर अपने कमरे पर जाके देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे जब मैं इस चैप्टर पर काम कर रहा था, मुझे एक कंपनी का नारा याद आया कि उसने लिखा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वास्तव में भूमंडलीकरण ने ये करके दिखाया।
इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार के कारण ग्लोबल संस्कृति का विकास हुआ, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण पूरे विश्व स्तर पर अपना जो है प्रभाव डाल रहा है। तो ये ग्लोबल संस्कृति ने क्या किया कि जो विश्व की तमाम संस्कृतियाँ थी उनको एक मंच पर लाकर एकत्र किया और एक नई संस्कृति को विश्व के सामने रखने का प्रयास किया। आज संस्कृति का भी वैश्व, और हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति का इससे वैश्वीकरण हुआ है, सांस्कृतिक सभ्यताओं का आदान प्रदान हुआ है और एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासतों से परिचय कराने का काम भी भूमंडलीकरण ने किया है। साथ ही विश्व उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हम भूमंडलीकरण के माध्यम से देख ही रहे हैं। भूमंडलीकरण से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल उत्पादित वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, किंतु आज विश्व में व्यापार विशेषज्ञों, प्रबंधकों, कुशल अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने लगी है। ये हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जो मानवीय पूंजी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका बहुत बड़ा आदान प्रदान विश्व के बाज़ारों के खुलने के साथ साथ हुआ। तमाम विश्व के दरवाजे एक दूसरे देश के लोगों के लिए खुले और उन्होंने अपनी दक्षता कुशलता को विश्व के अन्य देशों में अपना कार्य करने के द्वारा दिखाने की कोशिश करी अपनी कुशलता को। तो ये भी एक भूमंडलीकरण का प्रभाव हम देखते हैं। शिक्षा का भूमंडलीकरण हुआ। आज अमेरिका व यूरोप के कई विकसित देशों में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थी अपनी कुशलता व विलक्षणता के प्रभाव पर उन्हीं देशों में रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही शिक्षण संस्थानों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में या अपने देश से बाहर पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उनकी कुशलता और विलक्षणता के कारण वो उन्हीं देशों में रोजगार बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी भूमंडलीकरण के कारण हुआ और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। आप किसी भी देश में बैठकर या कोई भी देश में आप हैं, वहाँ से आप विश्व की कोई भी डिग्री उच्च शिक्षा जो है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक बात और सामने आती है कि जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है, यानी जो बौद्धिक संपदा है हमारी वो बाहर निकल रही है। ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है उसने एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है, जो हम पहले भी बात कर रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद अधिक से अधिक मात्रा में विदेशों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये इसको कई जो देश हैं वो एक तरह से ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं कि हमारी जो बौद्धिक संपदा है वो बाहर निकल रही है। अब हम इसके दूसरे पक्ष में जाएंगे कि हम ये देखते हैं कि भूमंडलीकरण ने क्या राज्यों की जो संप्रभुताओं को क्या प्रभाव डाला है या राज्य की संप्रभुता को कम किया है, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। भूमंडलीकरण ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव डाला है, निसंदेह डाला है। राज्य का आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण में कमी आई है। राज्य ने कुछ शक्तियों को अपने अधीन रखा है। भूमंडलीकरण ने जरूर राज्यों को की संप्रभुता पर प्रभाव डालने का प्रयास किया, लेकिन राज्य ने अपनी जो बहुत सारी ऐसे विषय थे, बहुत सारी ऐसी उनके क्षेत्र थे जिन पर भूमंडलीकरण का प्रभाव ना तो राज्यों ने पड़ने दिया, ना ही उन्होंने अपनी संप्रभुता पर भूमंडलीकरण की आंच आने दी, जिसमें हम मूल रूप से देखते हैं कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सेना का मामला है या और तमाम जो महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें राज्यों की शक्तियां हैं, उनको अपने नियंत्रण में रखा है। तो इसलिए राज्य का अस्तित्व कोई भूमंडलीकरण से कम हुआ हो, ऐसा कहना थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि गलत होगा। राष्ट्र राज्यों ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु राष्ट्रीय राज्य आज भी उतनी ही शक्तिशाली भूमिका में हैं।
दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि बहुत सारे यथार्थवादी राज्यों को लेकर ये घोषणा करने में नहीं हिचकिचाते कि राज्य का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। और ये निसंदेह कि राज्यों का महत्व कम नहीं हो सकता। राज्य अपने हितों को साधने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य जरूर बने हैं, लेकिन राज्यों की अपनी जो संप्रभुताएं हैं उनको वो कम करने के लिए भूमंडलीकरण कहीं भी किसी भी तरीके से कारक नहीं बनता, ना वो बनने देते हैं। भूमंडलीकरण ने राज्यों के महत्व को कम नहीं किया है और न ही संकुचित किया है, किंतु राज्यों ने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अब हम भूमंडलीकरण की कुछ आलोचनाएं हैं जो इसके विपक्ष में या इसके जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि भूमंडलीकरण ने निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया ने विश्व को लाभ आर्थिक रूप से ज़रूर पहुंचाया है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इसकी कटु आलोचना भी की है। भूमंडलीकरण ने विकासशील देशों पर अपना नकारात्मक प्रभाव डाला है, इसने लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, इसने आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति पर हावी होने के लिए प्रेरित किया है। ये सब बातें आलोचकों ने भूमंडलीकरण पर जो है इसकी कमियों के रूप में या इसके जो है आलोचना के रूप में रखी है। आलोचक यह भी मानते हैं कि राजनीतिक शक्तियों को का जो संचालन है वो आर्थिक शक्तियों के माध्यम से हो रहा है। यानी जो राजनीतिक शक्तियाँ थी या राजनीतिक जो एजेंसियाँ थी, ये राजनीतिक संस्थान थे या राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी, उनका संचालन या उन पर प्रभाव कहीं न कहीं आर्थिक शक्तियों का हो रहा है। यह भी जो बार बार ये आलोचना ये लोग इस बात में करते हैं या इस तरह का आरोप जो है वो भूमंडलीकरण पर लगता रहा है, और जिससे ये कहा जाता रहा है कि राजनीतिक शक्तियाँ जो है वो कहीं न कहीं कम हुई हैं, और कम इसलिए हुई हैं क्योंकि आर्थिक शक्तियों ने उनको अपने अधीन कर लिया है। विश्व व्यापार संगठन ने राष्ट्रीय संप्रभुताओं को प्रभावित किया है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुताओं का हनन हुआ है। ये भी एक आरोप भूमंडलीकरण पर आलोचक लगाते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में नव उपनिवेशवाद को नए स्वरूप में मजबूत किया है और विकसित और विकासशील देशों को शोषक और शोषित के बीच बांट दिया है। कहने का मतलब ये है कि भूमंडलीकरण के जो आलोचक हैं वो ये बात कहते हैं कि जो उपनिवेशवादी व्यवस्थाएं थी, जहाँ पर धनाढ्य जो वर्ग था या जो धनाढ्य देश थे या जो शक्तिशाली देश थे, वो गरीब देशों को या विकासशील देशों को या पिछड़े देशों को अपना माध्यम बनाते थे, उनको अपने अधीन रखते थे। और ऐसा ही भूमंडलीकरण ने किया है, उसने कुछ देशों को बिल्कुल शक्तिशाली बनाया है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाया है, जिसकी वजह से विकसित और विकासशील देशों के बीच में शोषक और शोषित वाला जो मानसिकता है या जो व्यवस्था है वो दिखाई देने लगी है। ऐसा भूमंडलीकरण के आलोचक मानते हैं। विकासशील देशों में ऋण का भार अधिक हुआ है और वित्तीय संकट की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। तो ये भी एक बात ही कही जाती है कि विकासशील देशों में ऋण का, क्योंकि विकासशील देश विश्व के तमाम जो देश हैं, जो विकसित देश हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऐसे मॉनेटरी फंड हैं, IMF है, विश्व बैंक है, उनसे ऋण लेते हैं ताकि वो अपना आर्थिक सामाजिक विकास कर सकें। तो कहीं न कहीं भूमंडलीकरण के आलोचक मानते हैं कि विकासशील देशों ने ऋण लेने के कारण, विकासशील देशों के अत्यधिक ऋण लेने के कारण वो बहुत ऋणी हो गए हैं और उन पर जो है वित्तीय संकट की संभावनाएं प्रबल भी। ये तमाम, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आलोचनाएं, लेकिन ये मुख्य आलोचनाएं हैं जो हमने भूमंडलीकरण की देखी हैं और आप लोगों के सामने इसको रखने का प्रयास किया है। अभी एक बड़ी विशेष बात यह है कि भूमंडलीकरण की जो वर्तमान स्थिति है, हमने इस पर एक छोटी सी बात रखने की कोशिश की है कि वर्तमान स्थिति में जब हम एक कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, उसमें क्या आने वाले समय में भूमंडलीकरण
कैसा उसका प्रभाव होगा विश्व पर, इस पर भी हमने थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश की है कि भूमंडलीकरण की वर्तमान स्थिति, कोविड-19 का भूमंडलीकरण पर संभावित प्रभाव। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमंडलीकरण का स्वरूप, जब ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन जब यूरोपियन संघ से अलग हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और विश्व के लिए चुनौती के रूप में उभरी आपदा कोविड-19 के बाद निश्चित रूप से बदलेगी। ये बात ब्रेग्जिट के बाद, चूँकि हमारे सामने एक नया संकट आया है, अमेरिकी चुनाव जो बिल्कुल हम ये समझ रहे हैं कि करीब में हैं, और उसके बाद जब हम ये देख रहे हैं कि एक नई आपदा हमारे सामने आई है कोविड-19, तो क्या भूमंडलीकरण का स्वरूप बदलेगा, ये एक चिंता का विषय है। और ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर बदलेगा। विश्व की शक्तियाँ फिर से उनका जो ऑर्डर है, उनका जो क्रम है, वो बदलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। और जो चिंतक हैं, जो राजनीतिक चिंतक हैं, जो सामाजिक चिंतक हैं, जो आर्थिक चिंतक हैं, वो इस बारे में विश्व में चर्चाएं कर रहे हैं। विश्व राजनीति का यह दौर, जिसे हम विभूमंडलीकरण कहा जा रहा है, आने वाली दुनिया वित्तीय संकट का सामना करेगी, ऐसा राजनीतिक और आर्थिक चिंतकों की आम चिंता का कारण बना हुआ है। यह आम चिंता उनकी यही है कि आने वाला समय वित्तीय संकट का होगा। प्रत्येक राष्ट्र जब अपने को अलग थलग करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में कोरोना वायरस हमारी जीवन शैली को चुनौती दे रहा है, और इस चुनौती ने दुनिया के 205 देशों के सामने एक समरूपता लाकर खड़ी कर दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रत्येक राष्ट्र दुनिया के कई देश, जैसे हम यहाँ पर ब्रेग्जिट का उदाहरण ले लेते हैं, ब्रिटेन अलग होने चाहता है, दुनिया का अन्य देश जो है अपने अपने संघों से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, या कई देश अपने को स्वतंत्र होने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में कोरोना वायरस जो अचानक पूरी दुनिया पर एक संकट के रूप में उभरता है, और जो दुनिया के लगभग 205 देशों के सामने आता है, और ये चुनौती सिर्फ एक देश की नहीं होती, ये सारे देशों को एक समान रूप से एक चुनौती के रूप में समान सभी देशों के लिए होती है। और ऐसे में ये सवाल होता है कि आने वाला जो विश्व है वो किस रूप में होगा, कैसा होगा, कैसे उसकी व्यवस्थाएं होंगी, और भूमंडलीकरण क्या नए विश्व में कैसे प्रभाव डालेगा, ये एक चिंता का विषय है। देखिए, कोरोना वायरस चीन से ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन आज यह समस्या वैश्विक है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की असुरक्षा के मामले भी सामने आए हैं। व्यापार, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सभी को इस महामारी ने प्रभावित किया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल रॉल्स ने तो कहा कि वायरस की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियों पर प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा। विश्व अर्थव्यवस्था जो पहले से ही संघर्ष कर रही थी, उसे कोविड-19 ने सदमा पहुंचाया है। चिंतकों का मानना है कि चीन के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने के पश्चिमी देशों के प्रयासों में भी कमी, या उससे किसी तरह का आर्थिक संबंध न रखने जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। ये बात भी सामने निकल के आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के साथ व्यापार युद्ध के बड़े दाव का असर पहले ही दिखा दिया है, और कोविड-19 से भूमंडलीकरण की स्थितियों में परिवर्तन आएगा। विश्व व्यापार, श्रम, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और सभी पहलुओं पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि कोविड-19 जो इस समय हमारे लिए पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना है, इससे भूमंडलीकरण को क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी ये एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको भी हम चर्चा में शामिल करें। भूमंडलीकरण को लेकर जो निष्कर्षता हमें कह सकते हैं कि विश्व ने पूर्व में भी कई चुनौतियों का सामना किया है। वर्तमान चुनौतियों से भी विश्व एक बार फिर सशक्त होकर खड़ा होगा, और भूमंडलीकरण की कमियों या उसके सामने चुनौतियों के फलस्वरूप ये कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया है, आर्थिक संस्थाओं की भूमिका को महत्व दिया है,
और विश्व के पिछड़े और गरीब देशों के लिए आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खोले हैं। उन्हें सक्षम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र राज्यों को कमज़ोर और संकुचित न करते हुए उन्हें नए विकास की ओर अवसर प्रदान किए हैं। राष्ट्र राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है और अपने हितों को परिपूर्ति करने का अवसर भी भूमंडलीकरण ने दिया है। ये भूमंडलीकरण को लेकर हमने संपूर्ण चर्चा करी, पूरी चर्चा करी। आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ ज़रूर लेंगे। अगले लेक्चर के लिए फिर मैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।